दिव्य आरती का नित्य सजीव प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं भारत मंडपम, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त भारत मंडपम में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्नातकोत्तर छात्रों के 10वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रही हैं। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज एमफिल उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में अन्य पाठ्यक्रमों में भी छात्राओं की समुचित भागीदारी होगी। देवियों और स्वजनों, इस प्रतिष्ठित अस्पताल द्वारा 90 वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े अतीत और वर्तमान के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। वर्ष 2008 में इस अस्पताल से संबंधित संस्थान में शिक्षण कार्यों की शुरुआत की गई। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान में शिक्षण कार्यों में विस्तार हुआ है तथा पाठ्यक्रमों की दृष्टि से ये संस्थान अन्य मेडिकल कॉलेजेस के समक्ष हो गया है। इस अस्पताल एवं संस्थान के साथ भारत के 2 महत्वपूर्ण महापुरुषों का नाम जुड़ा हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लोहिया जी एवं वाजपेयी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने हमारे समाज और राष्ट्र को नई दिशाएं दी है। मुझे आशा है कि इस संस्था से जुड़े सभी लोग इन दोनों महान विभूतियों के विचारों और आदर्शों के अनुरूप कार्य करते रहें और देश के समावेशी विकास में योगदान देते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करके इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाया। आज अपने उपाधि प्राप्त करके अपनी योग्यता को एक बार फिर से सिद्ध किया है। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आपने ये सफलताएं अर्जित की है। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का रास्ता भी चुना है। हमारे देश में डॉक्टरों को लोग भगवान मानते हैं क्योंकि वे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा तथा प्राण रक्षा करते हैं। मैं समझती हूँ कि आपके मन में सेवा भावना थी, इसलिए आपने मेडिकल प्रोफेशन चुना है। इस भावना को और भी प्रबल करते हुए आपको कार्य करना होगा। जब आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के रूप में लोगों की सेवा करेंगे तो उन्हें ऐसे क्षण आएंगे जब आप काम करके बोझ से दबे होंगे या आप अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दे नहीं पाएंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपके द्वारा दी गई दवा या परामर्शों के साथ आपके व्यवहार में हीलिंग टच होना चाहिए। कई बार मरीजों के परिवारजन सदमे में चले जाते हैं। आप उन्हें आश्वस्त करें, सहानुभूति दें। आपको सचेत रहना है कि विषम परिस्थितियों में भी आपकी संवेदनशीलता बनी रहे। संवेदना और कल्याण जैसे मूल्यों से हमारी कार्यशैली बेहतर होती रहे। देवी और स्वजन, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होते। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर पॉल कलानिधि की आत्मकथा व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर आजकल चर्चा में है।
37 साल की उम्र में ही उन्होंने कैंसर से पीड़ित हुए और प्राण त्याग कर दिए। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई ऐसे प्रसंग दिए हैं जिसमें मेडिकल साइंस की सीमाओं को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जिस मरीज को वो स्वस्थ समझते थे उसे नहीं बचा सके, और जिस मरीज की स्थिति निराशाजनक थी और स्वस्थ होकर घर चला गया। जीवन और मृत्यु को रोज निकट से देखने वाले चिकित्सक तो प्रायः इन सीमाओं को समझते हैं। जीवन और मृत्यु से जुड़े कारण हमेशा डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ सकती है कि वो बात मरीजों, उनके परिजनों और आम जनता को ध्यान में रखनी चाहिए। मानव शरीर से जुड़े बहुत से पहलुओं में चिकित्सा विज्ञान सुलझा नहीं सका है। मरीजों का इलाज करते समय डॉक्टरों को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। ये बहुत तनाव भरे वातावरण में कार्य करते हैं। ऐसे में कभी कभी ये अधीर नजर आ सकते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वे अपने पेशेंट्स के प्रति गंभीर नहीं। हमने कोरोना महामारी के दौरान देखा है कि कैसे हमारे देश के डॉक्टर्स एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। हमारे डॉक्टर, नर्सों एवं मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को दर्शाया है। उनके ह्यूमन कनेक्ट एवं पर्सनल टच ने इस महामारी से लड़ने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए पूरे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। देवियों और स्वजनों, हमारा देश महिला सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि चिकित्सा क्षेत्र में महिला मरीजों की समस्याएं पर कम शोध किया गया है। मेडिकल फर्टिलिटी में से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर अनुसंधानकर्ताओं ने मेरा आग्रह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करें। इससे बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ी है। साथ ही MBBS और PG की सीटों भी दुगनी से ज़्यादा की गई है। अनेक नई एम्स को मंजूरी दी गई है। उनमें से बहुत से एम्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस शुरू हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से लोगों का सहायता मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों से आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा बहुत व्यापक स्तर पर सुलभ होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में विज्ञान और टेक्निक में क्रांतिकारी बदलाव हो रही है। टेलीमेडिसिन के प्रयास से दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। रोगों की पहचान एवं इलाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर कार्य किया जा रहा है। इन व्यापक बदलाव को देखते हुए मेरी आपसे सलाह है कि सीखने की ललक को बनाए रखें, नई रिसर्च पेपर पढ़ते रहें, नई तकनीकों के बारे में जानते रहें, नई चिकित्सा पद्धतियाँ सीखते रहें। इससे आप मरीजों के बेहतर इलाज कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ उत्कृष्टता के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो आप सुन रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने बोला कि सरकार लगातार काम कर रही है, देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, छात्रों की सीटों को बढ़ाया गया है जिससे विकसित भारत का निर्माण हो और साथ ही स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। और आइए अब आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साइकिल भी किया जा रहा है और उसको रीयूज भी किया जा रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी इन 100 दिनों के अंदर पूरे करने थे, उसके अंदर एक नई स्कीम जल ही अमृत, एक नई स्कीम को मंजूरी जो है दी गई है, क्योंकि जल ये अमृत की तरह ही हमको एक प्रकार से इसका उपयोग करना पड़ेगा। सीमित जल का उपयोग और इसका वेस्टेज न हो, और जो पानी हम उपयोग कर चुके हैं उस पानी का भी रिसाइकल रीयूज, बहुत देश शायद इससे हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं। मैं अगर सिंगापुर के उदाहरण देता हूं तो उनका एक वाटर पार्क मैंने स्वयं देखा, यानी ये पता नहीं लगता है कि ये पानी प्राकृतिक स्रोत का है या उनका ट्रीटेड वाटर है। उसी पानी का वो उपयोग हर तरीके से पीने तक भी वो लोग करते हैं। तो एक प्रकार से इस मैकेनिकल तरीके से, चाहे वो STP हो, WTP हो, हम जो है इस रिसाइकल की अपनी गुणवत्ता वाला जो उपचारित पानी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 18 STP प्लांट जो 530 MLD से अधिक हैं 6 राज्यों में हैं, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी के 13 शहर। इसके उद्घाटन और इसका जो कमीशनिंग है वो एकदम तैयार है। अमृत 2 के अंतर्गत 6000 करोड़ की 400 से अधिक परियोजनाएं, उनका शिलान्यास बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ऐसे ही 3000 करोड़ रुपए की लागत की 100 से अधिक परियोजनाएं, उनका उद्घाटन ये भी होना शेष है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर ये लगभग 500 से अधिक योजनाएं, उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें लाखों परिवार जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री इसका बहुत जल्दी किसी भी दिन इसका उद्घाटन करेंगे। अब इतने सारे जो इश्यूज हैं, विषय हैं, जैसा हम जानते हैं कि एक समय ये सब चीज़ें मैनुअली हम एक दूसरे को डाटा आदान प्रदान करते थे, इसका रिव्यू करते थे, इसकी सूचनाएं भेजते थे, लेकिन इतना बड़ा विषय हो गया है। अब ये विषय प्रदेशों के साथ ही मिलकर के हम पहले करते थे। बहुत प्रदेश ऐसे हैं वो यूनिफॉर्मली जैसी उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उतनी होती नहीं थी। तो इसका एक सेंट्रल कमांड सेंटर, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ये बनाया जाए तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि बता रहे थे 100 दिन की उपलब्धियां, किस तरीके से अर्बन हाउसिंग स्कीम जो है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, मेट्रो के विस्तार का उन्होंने जिक्र किया, और शुद्ध पानी की व्यवस्था जो है वो किस तरीके से बेहतर हुई। ये तमाम चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं जो देश के विकास में सहायक हैं, लोगों का जो दिनचर्या है उसमें बढ़ावा दे रही हैं, और एक जो व्यवस्था है कैसे उसमें लगातार बदलाव आ रहा है, इसका जिक्र इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने किया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। खासतौर से बात अगर की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राजमाता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर बांजरपुर होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग से पहले जबरदस्त घमासान मचा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दी है। अपनी कटुता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजह पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में ये कहकर घसीटा कि वह पीएम मोदी को सत्ता में हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह लंबा स्वस्थ जीवन जिएं, वह कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें।
और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हजारों वर्षों तक भारत के लोगों के दिलों में राज करेंगे, किसी के जीवित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। और जम्मू में भाषण के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, आइए वो आपको सुनाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूँगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। और सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और अच्छी सड़कें नजर आती हैं। कांग्रेस के लोग आएंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। राहुल गांधी के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा, इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और सनातन संस्कृति का अपमान करती है और देश के बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलती है। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा।
सबकी योजना सबका विकास का थीम लेकर पंचायती राज मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया कि जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए बहुत अहम कार्यक्रम है। इसके तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट को किस प्रकार खर्च किया जाए। प्रशिक्षण के द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के बजट को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। एक टाइड होता है, एक अनटाइड होता है। टाइड में 60% पैसा, इसमें 30% स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर, सैनिटाइजेशन पर और 30% वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, वाटर रिचार्ज पर खर्च करना अनिवार्य ही है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने आज भारतीय वायुसेना की कमान एयर मार्शल AP सिंह को सौंप दी है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वायु भवन में विदाई सलामी के रूप में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयर मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।